हेलो, वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको प्रॉमिस किया है कि हम लोग स्टार्ट करने वाले रिवीजन सीरीज। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। सबसे पहले प्लीज उस लेक्चर को देख लीजिए जिसमें मैंने बताया कि हम रिवीजन सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और उस रिवीजन सीरीज को हम कैसे फॉलो करेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का रिवीजन लेक्चर 1। तो हम लोग इस उसमें रिवाइज करेंगे क्लास 9 के दो चैप्टर, चैप्टर 1 और चैप्टर 2, जिनका नाम है नंबर सिस्टम और पॉलिनोमियल। तो जो बच्चे मेरे चैनल पे नए आए हैं प्लीज सबसे पहले सब्सक्राइब का बटन दबा दो बच्चों, जिससे कि आगे के जो भी लेक्चर्स हैं वो मिस ना हो, क्योंकि हम लोग 9, 10th, 11th, 12th इन चारों क्लासेस की रिवीजन सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें से आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्लास 9th का पहला रिवीजन लेक्चर विच इज ऑन नंबर सिस्टम एंड पॉलिनोमियल। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि हर एक रिवीजन टेस्ट में हम लोग एक मॉक टेस्ट के थ्रू चैप्टर को रिवाइज करेंगे। तो आज का जो मॉक टेस्ट है दैट इज बेस्ड ऑन चैप्टर 1 एंड 2 ऑफ क्लास 9 नंबर सिस्टम एंड पॉलिनोमियल। तो उसके जितने भी फॉर्मुलेज हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चंस में यूज होंगे, वो मैं सारे स्टेप बाय स्टेप आपसे डिस्कस करूंगा और हर एक चीज को प्रॉपरली समझाऊंगा। तो स्टूडेंट प्लीज एक कॉपी पेन पेपर लेके साथ में बैठिए, क्योंकि हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं मॉक टेस्ट 1, रिवीजन टेस्ट 1 फॉर क्लास 9 चैप्टर 1 एंड 2। तो देखो बेटा, दिस इज योर प्रैक्टिस टेस्ट। आप देखोगे मैंने यहाँ पे अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी लिखा हुआ है। इन केस क्या कहते हैं, आपको कभी भी कोई जरूरत हो तो आप उस पर व्हाट्सएप करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। दिस इज माई कॉन्टेक्ट नंबर 8828158808। प्लीज व्हाट्सएप करके आप किसी भी टाइम में मैसेज करिए, मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट क्लियर कर सकूं। दिस इज रिवीजन टेस्ट 1 फॉर क्लास 9, जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं चैप्टर 1 और 2। अब देखो बच्चों, हम लोग कवर तो करेंगे चैप्टर 1 और 2, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि हम लोग ये चैप्टर 1 और 2 एक घंटे में रिवाइज करेंगे, और ये टेस्ट जो है वो 20 मार्क्स का है। अब आप कहोगे सर 20 मार्क्स में चैप्टर 1 और 2 कैसे रिवाइज हो जाएंगे? इस रिवीजन टेस्ट सीरीज का यही पर्पस है, हम लोग थोड़ा करें लेकिन अच्छी तरीके से करें। मेरा मतलब बस ये है, देखो ये रिवीजन टेस्ट 1 है जिसमें आपके टोटल 10 क्वेश्चन है जो कि चैप्टर 1 और 2 को कवर कर रहे हैं। एक घंटे में हम लोग कोशिश करेंगे 10 क्वेश्चन को से कॉन्सेप्ट रिवाइज करने की। अगर मान लीजिए कोई कॉन्सेप्ट आपका इसमें रिवाइज नहीं भी होता तो वो अगले टेस्ट में रिवाइज हो जाएगा, और कई बार कुछ कॉन्सेप्ट जो इंपॉर्टेंट है वो इसमें जो रिवाइज होंगे वो अगले टेस्ट में फिर से रीयूज हो जाएंगे। तो चलो अब स्टार्ट करते। देखो बेटा, डायरेक्शन ऑफ क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन कंपलसरी। क्वेश्चन 1 to 4 आर ऑफ 1 मार्क्स, मतलब ये हम लोग जो है, ये जो क्वेश्चन है ये हम लोग शॉर्ट में करेंगे। 5 to 7 आर ऑफ 2 मार्क्स, 8 to 9 आर ऑफ 3 मार्क्स एंड 10 इज ऑफ 4 मार्क्स। तो इस तरह से क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले से। पहला क्वेश्चन है फाइंड टू रैशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। तो देखिए अब हमारे को निकालने हैं दो रैशनल नंबर निकालने हैं बिटवीन 1/7 एंड 2/7। तो मेरे ख्याल से आपको एक कॉन्सेप्ट पता होगा। देखो ये है 1/7 और ये 2/7, इसके बीच में मुझे दो रैशनल नंबर निकालने हैं। अब देखो बेटा, रैशनल नंबर क्या होते हैं? P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं। आपको मैं साथ के साथ समझाता हुए जा रहा हूं। जो भी नंबर आपके P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं, जहां पे Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, Q नॉट इक्वल टू जीरो मतलब का डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर जीरो होगा तो ये जो पूरा का पूरा है डेट विल बिकम नॉट डिफाइंड, क्योंकि आप किसी चीज को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये तो हुआ रैशनल नंबर का कॉन्सेप्ट। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। हमें इस क्वेश्चन में दो रैशनल नंबर निकालने हैं बिटवीन 1/7 एंड 2/7। अब देखो 1 और, अगर आप देखोगे डिनोमिनेटर सेम है, 1 और 2 के बीच में हमारे को नहीं पता कि कोई भी ऐसा नंबर नहीं दिख रहा जो कि हो, तो हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है? सबसे पहले ये देखो कि आपको कितने नंबर निकालने। हमें निकालने दो, दो से एक ज्यादा, मान लीजिए 3, 4, 5, कुछ भी। आपने क्या किया, इसे दोनों साइड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। मान लो मुझे दो निकालने, मैं क्या करता हूं, यहां से 5/5 से मल्टीप्लाई किया, यह आपको आ जाएगा 5/35। और ऐसे ही आपने 2/7 को भी 5/5 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया आपका 10/35। तो देखो जो नंबर आपके पहले, अब बेटा ये मत समझना कि इसे कैंसिल कर दो क्योंकि दोबारा यही आ जाएगा। तो जो आपका 1/7 और 2/7 था, इसकी जगह मेरे नंबर आ गए 5/35 एंड 10/35। अब क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है और आपने कहा मुझे दो रैशनल नंबर निकालने 5/35 और 10/35 के बीच में, तो आप 5 से लेकर 10 के बीच में कोई भी दो नंबर, जैसे मान लीजिए मैंने एक लिख दिया 7/35 और एक मैंने लिख दिया 9/35। ये दो मेरे जो नंबर हैं, दीज आर रिक्वायर्ड रैशनल नंबर।
तो बेटा कॉन्सेप्ट ये है, सबसे पहले जो भी दो नंबर दिए हुए हैं आपको सबसे पहले चेक करिए उनका डिनोमिनेटर सेम है या नहीं है। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो सबसे पहले तो एलसीएम लेके डिनोमिनेटर सेम बनाइए। हमारे केस में क्योंकि डिनोमिनेटर जो है वो दोनों में 7 है, तो मैंने का न्यूमिनेटर देखा, मेरा एक का न्यूमिनेटर 1, एक का न्यूमिनेटर 2, मुझे निकालने दो रैशनल नंबर। तो दो से कोई भी एक नंबर ज्यादा, आप 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 5 भी, 10, 15, 100 कुछ भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने क्या किया, ऊपर नीचे मैंने मान लीजिए 5 लिया, 5.5 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, आपका ये आ गया 5.35 और ये वाला आ जाएगा आपका 10/35। आपको अब दो नंबर निकालने, देखो ये और ये, आप इसी को इन्होंने इस फॉर्म में लिख दिया, 5.35 1/7 एंड 10/35 इज 2/7। तो ये मैं सोच रहा हूं क्वेश्चन चेंज हो गया। इसके बीच में क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो आपने कहा 5 से 10 के बीच में मेरे 6, 7, 8, 9 चार होंगे, उसमें से मैंने कोई भी दो नंबर उठा लिए, दिस विल बी दो रैशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। आई होप ये क्लियर है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 2 पे। अब क्वेश्चन 2 में कहते हैं एग्जामिन वेदर x रिप्रेजेंट रैशनल और इररेशनल नंबर, और आपको ये दिया हुआ है x क्यूब इज इक्वल टू 27। तो देखो बेटा आपको ये पता होगा, रैशनल नंबर अभी मैंने डिस्कस किया, दे आर द नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म p/q। और इरेशनल नंबर क्या होंगे, इसका उल्टा होता है, डेट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म p/q। तो नॉर्मली इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जितने भी आपके सर्ड्स होते हैं जो कि प्रॉपर नहीं होते, मतलब जैसे मान लीजिए √7, √11, ये सारे के सारे आपके इरेशनल नंबर में आते हैं। लेकिन प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है, वो नंबर जिनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है। लेकिन हम हर बार चेक नहीं कर सकते। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या करना है। आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में x क्यूब इज इक्वल टू 27। मैंने कहा x विल बी इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 27, क्यूब रूट लेंगे इधर जाएगा तो x निकालने के लिए, विच इज 27 1/3। देखो जो भी यहां पे आपका सर्ड होता है उसे हम पावर की फॉर्म में 1/3 लिख सकते हैं, विच विल बी इक्वल टू x इज इक्वल टू 3 का क्यूब 1/3। अब यहां पे बहुत गौर करने वाली चीज है, देखो ये तो क्या हुआ आपका कट के x आ गया 3। अगर आपका ये क्यूब रूट सॉल्व नहीं हुआ होता, मान लो यहां से 27 की जगह 28 होता या 29 होता, तो ये यहां पे जब सिंप्लीफाई नहीं होता तो ये आपका क्या हो जाता, इर्रेशनल नंबर हो जाता। क्योंकि ये जो है अगर ये सिंप्लीफाई होके नहीं आ रहा, ये 28 होता 29 होता जिसकी पावर 1/3 में कुछ नहीं होती, तो ये क्यूब रूट होता, तो ये आपका इर्रेशनल हो जाता। लेकिन क्योंकि ये क्यूब रूट सॉल्व हो गया तो x इज इक्वल टू 3, जिससे मैं 3/1 की फॉर्म भी लिख सकता हूं, विच इज इन द फॉर्म p/q। तो आपने कहा देयरफॉर x इज रैशनल। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्यूब रूट, अगर स्क्वायर रूट होता है स्क्वायर रूट, क्यूब रूट है तो क्यूब रूट, ये आपकी पावर जो भी आपकी पावर फ्रैक्शन में होती है, अगर वो सिंप्लीफाई हो जाके ये आपको एक सिंगल नंबर मिल गया तो दिस इज ए रैशनल नंबर। चलिए अब चलते हैं आंसर 3 पे। राइट द कोफिशिएंट। अब ये है चैप्टर 2 का क्वेश्चन। तो देखो दो कॉन्सेप्ट आपके आंसर 1 में, चैप्टर 1 का एक कॉन्सेप्ट रिवाइज हुआ, हाउ टू फाइंड रैशनल नंबर। आंसर 2 में आपने ये रिवाइज किया कि व्हाट आर रैशनल इररेशनल, दोनों में फर्क क्या होता है। मेन फर्क फिर से मैं बता रहा हूं, रैशनल में आपका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन या तो टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होती है, दीज आर टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और इररेशनल में इट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये मेन फर्क होता है। इस क्वेश्चन को करते हुए मैंने ये बता दिया कि आप इसमें कैसे आइडेंटिफाई करोगे वेदर इट इज रैशनल इररेशनल। अब हम लोग चलते हैं, एक कॉन्सेप्ट आएगा चैप्टर 2 का, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ 7 - x का होल स्क्वायर। अब देखो बेटा इसमें सबसे ज्यादा गलती क्या करते हैं बच्चे, देखो x का कोफिशिएंट, अगर मान लीजिए आपका एक पॉलिनोमियल है, उसमें x का कोफिशिएंट का मतलब क्या है, x के साथ जो नंबर लगा है। फॉर एग्जांपल अगर एक पॉलिनोमियल है ax² + bx + c, तो इसमें x² का कोफिशिएंट है a, x का कोफिशिएंट है v और कांस्टेंट है c। तो मेरे को कह रहे हैं x का कोफिशिएंट 7 - x के होल स्क्वायर में क्या होगा। पहली गलती, आप अभी इसमें से कई बार क्या होता है, आप जल्दी जल्दी में, आपका एक नंबर क्वेश्चन है, आपने लिख दिया x का कोफिशिएंट यहाँ पे -1 दिख रहा है वो लिख दिया, ये गलत हो जाएगा बेटा। क्योंकि अभी आपने इस पॉलिनोमियल को खोला नहीं है, इट इज नॉट इन द फॉर्म जो कि आपका सिंप्लीफाइड है। पहले आपको इसे एक्सपेंड करना है, तो आपने px इज इक्वल टू a - b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी आपको ध्यान होगी, नहीं तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू a² + b² - 2ab। ये आइडेंटिटी होती है। आपने इधर a क्या है आपका 7 और b क्या है आपका x। देखो माइनस तो ऑलरेडी है तो -x मत लीजिएगा, a 7 है b x है, आपने से खोला, दिस विल बी 7² + x² - 2 × 7 × x। तो आपका ये आ गया खोल के, दिस इज 49 + x² - 14x।
जब आपका ये px आ गया तो अब मैंने देखो जब ये एक्सपेंड कर दिया तो मुझे देखना है राइट द कोफिशिएंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो आपने कहा कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू, देखो अब x के साथ में नंबर, अगर मुझे x कोफिशिएंट लिखना उसके साथ में आपको नंबर क्या दिख रहा है -14, तो ये आपका कोफिशिएंट हुआ। तो कोफिशिएंट ऑफ x इज -14। दिस विल बी योर आंसर। बाई चांस अगर x स्क्वायर का पूछा होता तो क्या होता 1 होता, और अगर कांस्टेंट पूछा होता तो क्या होता 49 होता। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कोफिशिएंट। जब जब आपसे किसी भी पॉलिनोमियल में कोफिशिएंट पूछेंगे तो पहले आप उसे पूरा सिंप्लीफाई कर दीजिए। सिंप्लीफाई का मतलब एक जगह एक्स स्क्वायर या जो भी है पावर के साथ में होना चाहिए, उसके बाद जिस भी कोफिशिएंट, अगर एक्स की जगह एक्स स्क्वायर का पूछा है, एक्स क्यूब का पूछा है, उसके साथ में जो कांस्टेंट है वो आपका कोफिशिएंट होता है। और अगर कोई कांस्टेंट नहीं लिखा हुआ, जैसे एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं लिखा, तो कोफिशिएंट 1 होगा। और मान लो वेरिएबल नहीं होता, फॉर एग्जांपल अगर मान लो इसमें ये होता ही नहीं, तो क्या होता, आप एक्स कोफिशिएंट को 0 कह देते। ठीक है, चलिए तो देखिए मैं आपसे हर एक तरीका भी डिस्कस कर रहा हूं साथ में कि किस तरह से अगर कोई इस क्वेश्चन को ट्विस्ट कर देते तो क्या करना होता। अब हम लोग चलते हैं आंसर 4, फाइंड द जीरो। ये भी अब चैप्टर 2 का क्वेश्चन है जिसमें आपको निकालना है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, अगर आप बाय डेफिनेशन कहो तो जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, वो वैल्यू पॉलिनोमियल की जिसपे वो पूरा पॉलिनोमियल वेरिएबल डालने पे 0 हो जाए। फिर से बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए आपका x-2 है, अगर मुझे इसका 0 निकालना है तो बेसिकली मुझे ये देखना है कि x-2 किस x की वैल्यू पे 0 होगा। दिस इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। तो मैंने कहा x-2 क्योंकि x, अगर x को 2 डालेंगे 2 - 2 0, तो आपका x = 2 जो है वो आपका 0 हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है निकाले कैसे। देखो जब भी आपको 0 निकालना है तो आप क्या करो, जो भी पॉलिनोमियल दिया उसे = 0 डाल दो। Whenever you have to find zero of polynomial, आग बंद करके जो पॉलिनोमियल दिया उसे 0 के बराबर डाल दो। तो आपने क्या किया, px को 0 डाला, therefore 3x + 1 क्या हो गया 0 के बराबर। यहां से सॉल्व करके x आ गया -1/3। तो आपने कहा therefore x = -1/3 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। तो अगर आपको 0 फाइंड करना है, देखो अब इसमें दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक आता है अगर आपको 0 फाइंड करना है, आप कुछ मत करिए, इस पॉलिनोमियल को पूरे को उठा के =0 डालिए, 3x + 1 = 0, x आ गया सॉल्व करके -1/3। अगर आपको ये चेक करना है कि 0 है या नहीं है, तो अगर मान लो मेरे को ये कह रहा हो कि ये चेक करो, या अभी भी कहते हो चेक इट, तो आप इस x को अगर इधर डालोगे तो 3 × -1/3, देखो अगर आपने इस x को इधर डाला तो 3 × -1/3 + 1, ये कट गया, -1 + 1 कितना आ गया 0 आ गया। क्योंकि ये x = -1/3 इधर डालने में ये पॉलिनोमियल की वैल्यू पूरे की = 0 हो रही है। दिस मींस x = -1/3 इज 0 पॉलिनोमियल। तो 0 पॉलिनोमियल के बाद दो क्वेश्चन बनते हैं, एक होता है फाइंड 0। फाइंड 0 में आप पूरे पॉलिनोमियल को = 0 डाल दो, चाहे वो कोई भी डिग्री का है, आपको 0 के बराबर डाल के सॉल्व कर दो x के लिए। और अगर आपको चेक करना है, मान लो मैंने कहा चेक वेदर x = -1/3 इज 0 पॉलिनोमियल, तो आप इस वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह डालिए और आपको जब चेक करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। खैर अगर अभी भी आपको कंफ्यूजन है, आगे टेस्ट में, रिवीजन टेस्ट में बहुत सारे सारे क्वेश्चन आएंगे, हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। तो ये है क्वेश्चन 4। ये 4 क्वेश्चन जो थे दीज वर आपके 1 मार्क के थे। ठीक है, तो आपके ये जो 4 क्वेश्चन है 1 2 3 4 ये 1 मार्क के हो गए, मेरे ख्याल से ये क्लियर है। अब 5 to 7 ये जो अगले 3 क्वेश्चन है 5 6 7 ये मेरे 2 मार्क्स के हैं। तो चलो अब इसे करते हैं हम लोग आंसर 5 पे। अब चलते 2 मार्कर पे। देखो अभी तक तो स्टेप्स इतने जरूरी नहीं थे, अब 2 मार्क्स से स्टेप वाइज प्रोसीजर भी जरूरी हो जाता है समझाने के लिए। बेटा देखो मैंने, अब देखो अच्छा एक चीज और, ये क्योंकि मैं समझा रहा था आपको तो मैंने आपको इसके स्टेप के प्रोसीजर लिख के दिखाए, नहीं तो आप डायरेक्टली भी x³ 27 आप x3 लिख देते, इट इज अ रैशनल नंबर। तो आप इन चारों क्वेश्चन को डायरेक्टली भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है 5 में कहते हैं x = -1/3, आपको ये दिया है इज अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल। मुझे ये कह दिया कि ये जो है ये इस पॉलिनोमियल का 0 है। किस पॉलिनोमियल का 0 है, आपको पॉलिनोमियल दिया है p of x = 27x³ -ax² -x + 3। मुझे कहते हैं ये जो है x = -1/3 ये इस पॉलिनोमियल का 0 है। ठीक है, तो ये कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ a, मुझे इस a की वैल्यू निकालनी। अब पहले क्वेश्चन समझिए, अगर आपको मैं कह रहा हूं ये नंबर इस पॉलिनोमियल का 0 है, इसका मतलब क्या हुआ,
अगर मैं x की जगह -1/3 डालता हूं इन सब में, तो ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल क्या होगा, क्या निकल के आएगा, जीरो निकल के आएगा। क्यों निकल के आएगा, क्योंकि मुझे अगर कहते हैं x इक्वल टू -1/3 इज जीरो पॉलिनोमियल, देयरफॉर इट मींस कि अगर मैं x को -1/3 इसमें डाल रहा हूं इस पॉलिनोमियल में, तो मेरा आंसर जीरो आ रहा है। तो मैंने देखो इसके लिए लाइन लिखता हम लोग, आप सबसे जरूरी है लाइन एक्सप्लेनेशन में बेटा, एस x equals to -1/3 is जीरो ऑफ px। आपने कहा क्योंकि x equals to -1/3 आपका जीरो है px का, सो बाय फैक्टर थ्योरम, बेटा देखो फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम ये दोनों एक जैसी होती हैं। फैक्टर थ्योरम क्या कहती है कि अगर ये चीज इसका जीरो है तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, ठीक है। सो बाय फैक्टर थ्योरम p ऑफ -1/3 शुड बी इक्वल टू जीरो। तो मैंने वही चीज कही जो मैं आपको समझा रहा हूं, मैंने यही कहा कि अगर x इक्वल्स टू -1/3 इस पॉलिनोमियल का जीरो है, तो अगर मैं x की जगह -1/3 डालता हूं, यहां पे मैं -1/3 से अगर x को रिप्लेस कर देता हूं, तो इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू इक्वल्स टू जीरो आनी चाहिए। दिस इज द कंडीशन विच इज टेकन। ये लाइन बहुत जरूरी होती है, ये बार बार आप लिखोगे जब जब आपको ये दिया होगा कि ये इसका जीरो है। अब आपने क्या किया, इसमें जीरो डाल दिया, अब तो जीरो डाल सकते हो, ठीक है। तो अब आपने जीरो डाल के, जीरो डालना मतलब x को -1/3 डाला, तो आपने कहा p ऑफ -1/3, अब क्या होगा, x को मैंने सबको -1/3 से रिप्लेस कर दिया। 27 -1/3 होल क्यूब माइनस a -1/3 होल स्क्वायर माइनस ऑफ -1/3 प्लस 3। इसे आपने डाला जीरो, p ऑफ -1/3 जीरो, 27 इसे क्यूब किया, -1/3 का क्यूब क्या होगा, -1/27। देखो -1 का क्यूब होगा -1, क्योंकि 3 बार माइनस कर रहे हो, और 3 का क्यूब होगा -27। माइनस a -1/3 का स्क्वायर होगा आपका 1/9, माइनस माइनस प्लस 1/3 प्लस 3। अब आपको इसे सॉल्व करके a की वैल्यू निकालनी है। आपने यहां पे सबसे पहले तो क्या किया, 27 से ये 27 काट दिया, ये आपका कट गया, यहां पे क्या बचा, -1 माइनस a/9, ध्यान रखना ये a है 9 है, प्लस 1/3 और प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो। तो देखो बेटा मुझे ये सॉल्व करना है, मुझे वैल्यू निकालनी a की, तो जो भी मेरा क्या कहते हैं वेरिएबल वाला पार्ट है उसे मैं इधर ले जाऊंगा, तो ये -a/9 यहां पे जाके क्या हो गया, a/9 हो गया। -1 प्लस 3 को मैंने लिख दिया 2 प्लस 1/3। अब मैंने एलसीएम लिया, तो a/9 इज इक्वल टू 3 टू 6 प्लस 1 7, 7/3। तो a मेरा आ जाएगा आपका 7/3 इंटू 9, 3 3 ये कट गया, तो a की वैल्यू आगे सॉल्व करके 21। तो अगर x इक्वल टू -1/3 इसका जीरो है, तो आपकी इवेंचुअल वैल्यू सॉल्व करके a की जो है डेट विल बी 21, विच इज योर आंसर। तो दिस इज क्वेश्चन 5। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 6 पे। देखो सिंप्लीफाई, अब ये है फिर से आगे चैप्टर 1 का, लेकिन अब की बार टॉपिक है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट में मेरे को कह रहे सिंप्लीफाई 27 -1/3 इंटू 27 1/3 माइनस 27 2/3। देखो बेटा अब इसके क्वेश्चन के तरीके क्या है। सबसे पहले जरूरी चीज होती है इस पावर को सिंप्लीफाई करना। ये पावर नहीं हटेगी तो मैं क्वेश्चन को कुछ कर ही नहीं सकता हूं। अब क्वेश्चन ये आता है हम इसे कैसे करें। देखो अगर आपको ये पता है कि 27 जैसे आपको पता होगा 27 3 का क्यूब है, आप डायरेक्टली ले सकते हो। लेकिन मान लो ऐसा नंबर दिया जैसे आपको यही नहीं पता कि वो किसका क्यूब है या क्या है, तो आप सबसे पहले क्या करो, प्राइम फैक्टराइज करो। देखो जैसे मैंने 27 को किया, इधर एग्जांपल लेके दे रहा हूं। सबसे बेस्ट तरीका है, अगर आपको ये नहीं पता कि ये किसका क्यूब है, किसकी पावर 4 है, किसकी पावर 8 है, तो आपको कुछ नहीं करना, आप सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब मिनिमम नंबर प्राइम नंबर से डिवाइड करते जाना। तो ये आया 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। तो मुझे दिख गया कि 27 जो है 3 का क्यूब है, ठीक है। तो मैंने इधर क्या किया, इसे लिखा 3 का क्यूब -1/3 इंटू 3 का क्यूब 1/3 माइनस 3 का क्यूब 2/3। ये लिख दिया मैंने, यहां पे मैंने एक ब्रैकेट डाल दिया। अब देखो आपको ये प्रॉपर्टी पता होगी, a की पावर m इंटू एन, अगर एक बेस के ऊपर दो पावर है तो वो दोनों मल्टीप्लाई होके mn हो जाएंगी। तो सेम चीज मैंने इधर लगाई, ये हुआ 3 इंटू -1/3 इंटू
ये हुआ मैंने 3 3 इंटू 1/3 माइनस 3 इंटू 2/3। देखो अब ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, ये और ये कट गया। अब यहां से ये आ गया आपका 3, यहां पे ये 3 के कट गया, 3 की पावर 1 विल बी 3 माइनस 3 की पावर 2। अब देखो अब ये आपके लिए आसान हो गया सिंप्लीफाई करना, तो आपने यहां पे 3 लिखा, दिस इज 3 - 9, ये 3 की पावर -1 होगा, ये मत भूलना, तो 3 की पावर -1। तो या अब देखो a की पावर-m, जो a की पावर-m होता है डेट इज इक्वल टू 1/a⁴m। तो ये क्या हो गया आपका 1/3। पावर जब पॉजिटिव बनाते हैं तो क्या होता है, इस वाली चीज का रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 3 की पावर-1 इज 1/3 इंटू -6 3 - 9, ये कट किया तो आपका आ गया 2 विच इज इक्वल टू -2। ये आपका आंसर आ गया फॉर क्वेश्चन नंबर 6। तो आई होप ये क्लियर है। 5 6 7, अब हम लोग चलते हैं 7 पे। एक्सप्रेस द फॉर्म इन द फॉर्म P/Q। देखो अब ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एक स्पेसिफिक मेथड है और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। सबसे पहले मैंने क्या किया, आपने कहा देखो क्वेश्चन में क्या करना है, मुझे दिया 13.3 और 18 के ऊपर बार लगाए। इस बार का मतलब आपको पता है क्या होता है, 18 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, इट इज कीपिंग और रिपीटिंग, मतलब इट इज ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, जिसमें 3 तो रिपीट नहीं हो रहा लेकिन 18 जो है वो बार बार आगे रिपीट होता रहेगा। ऐसे क्वेश्चन को मुझे P/Q मतलब रैशनल फॉर्म में चेंज करना है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि या तो टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग दोनों क्या होते हैं, आपके रैशनल नंबर होते हैं। अब क्वेश्चन आता है चेंज कैसे करें। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, लेट x इज इक्वल टू 13.3 18 इसे 2 3 बार लिख के डॉट 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 मार दिया। दिस रिप्रेजेंट, दीज डॉट रिप्रेजेंट इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्योंकि अगर ये डॉट नहीं मारोगे इसका मतलब यहीं पे खत्म हो रहा है। अब देखो सबसे पहले बेटा इसका तरीका क्या होता है, अब ये देखो डेसिमल डिजिट के बाद सारी डिजिट रिपीट हो रही है या नहीं हो रही है, लेकिन देखा नहीं सर, इसमें तो 3 जो है वो रिपीट नहीं हो रहा। तो सबसे पहले जितनी डिजिट रिपीट नहीं हो रही, अगर एक डिजिट नहीं हो रही तो हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 नहीं हो रही तो 100 से, 3 नहीं हो रही तो 1000 से। रिपीट नहीं हो रही इसमें, क्योंकि 3 रिपीट नहीं हो रहा, मैंने कहा मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। तो आपने क्या किया, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। आपने दोनों साइड को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे इसे किया तो 10x इज इक्वल टू, देखो अब जब आप मल्टीप्लाई करोगे बेटा आपको रूल पता है, एक डेसिमल उधर शिफ्ट हो जाएगा, ये जो डेसिमल है इधर चला जाएगा, तो आपका यहां पे आ जाएगा 133.181818। यह आपने का इक्वेशन होगी 1। अब देखो बेटा फिर से बता रहा हूं, अब आप इन दोनों में अगर फर्क देखोगे, देखो इस क्वेश्चन में ये पार्ट ऐसा था डेसिमल के बाद जो कि रिपीट नहीं हो रहा था, जैसे ही आपने इसे मल्टीप्लाई किया, अब ये पार्ट जो है डेसिमल के पहले का हो गया, डेसिमल के बाद का पूरा पार्ट क्या हो गया आपका, रिपीटिंग हो गया। अब आपने क्या किया, जितने डिजिट रिपीट हो रही है, इधर कितनी डिजिट रिपीट हो रही है, 2 डिजिट हो रही है, तो आपने कहा मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100, क्योंकि 2 डिजिट रिपीट हो रही है, आपने 100 से मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन 1। 1 को आपने 100 सीखे, देखो 10 इंटू 100 विल बी 1000x। अब फिर से आपने 100 से किया तो की बार 2 डिजिट पलट के जाएंगी, लेकिन अब क्या होगा बेटा, देखो 18 के बाद फिर से डेसिमल लगाओगे, फर्क कुछ भी नहीं आएगा। आपने यहां पे लिखा 13318.1818 ऐसे डॉट 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 डाल दिया। तो अब ये क्या हुआ, देखो चाहे आपके 18 यहां पे हो या ये हो, ये तो एक ही बात है, क्योंकि डेसिमल के बाद मुझे नहीं पता कितने 18 आ रहे, बस आए जा रहे। तो अब मैंने क्या किया, इसे ले लिया इक्वेशन 2। नाउ सब्ट्रैक्ट 2 - 1, दो में से एक को सब्ट्रैक्ट किया, तो दिस विल बी 1000x माइनस 10x इज इक्वल टू 13318 माइनस 133। मैंने आगे का पार्ट नहीं लिखा क्योंकि डेसिमल के बाद का सारा पार्ट क्योंकि ये सेम आ गया है तो ये 0 हो जाएगा। तो ये पूरी जो कहानी होती है 10 से मल्टीप्लाई करना इससे, ये इसलिए होती है कि डेसिमल के पार्ट बाद का ये पार्ट मेरा खाली रिपीटिंग आ जाए। इसीलिए आपने पहले देखा कितने रिपीटेड नहीं है तो उससे एक सचकाया, उसके बाद जितने रिपीटेड से वो इधर ले आए, जिससे अब ये सब्ट्रैक्ट करके 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आपने इसे किया माइनस, तो ये आ जाएगा आपका
990x इज इक्वल टू, इससे आपका ये गया तो आपने कहा 8 में तो 3 गया 5, वन थ्री वन एट फाइव। ओके, तो आपका x आ जाएगा 13185 अपॉन 990। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो 5 से काटेंगे, 5 टू ज़ा 10, 3 कैरी, 5 टू ज़ा 10, 3 कैरी, 5 6 ज़ा 30, 1 कैरी, 5 ज़ा 15, 3 कैरी, 5 7 ज़ा 35। इधर गया आपका 5 से, 5 1 ज़ा 5, 4 5 9 ज़ा 45, 4 198। आगे कट रहा हो तो काट लीजिएगा, 13 16 18 17 18, 3 से कट रहा है, आपने 3 से काटा, 3 8 ज़ा 24, 2 आया इधर, 3 8 ज़ा 24, 3 8 ज़ा 24, 2 आया, 3 7 ज़ा 3 7 ज़ा 21 और ये 8 9। इधर आपने काटा, 3 6 ज़ा 18, 66। फिर 3 से कटेगा, 3 2 ज़ा 6, 22। तो अब आपका ये सिंप्लीफाई करके आ गया x इज इक्वल टू 293 अपॉन 22। ओके, आई होप आपको ये क्लियर है। तो बेटा देखो, सिंप्लीफाई करना है तो आप करिए, नहीं करना तो ऐसी कोई बहुत कोई वो जबरदस्ती नहीं है कि आपको करना ही करना है। हमने सिंप्लीफाई करके x का आंसर निकाल दिया, दिस इज योर आंसर। So this was your conversion of rational number, conversion of decimal number to rational number. अगर बाई चांस यहाँ पे आपका ये पूरा का पूरा रिपीट हो रहा होता, मान लीजिए 318 पूरा रिपीट हो रहा होता, तो आप सीधे 1000 से मल्टीप्लाई करते और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते। उस केस में ये जो स्टेप होता है ना नॉन डिजिट वाला, वो स्किप हो जाता है। जब क्वेश्चन आएगा ऐसा तो हम लोग वो कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। चलिए अब चलते क्वेश्चन 8 पे, रिप्रेजेंट रूट 10 और नंबर लाइन। देखो बेटा, अब रूट 10 को मुझे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि अब ये किसके लिए आपको स्केल कंपास की जरूरत होती है, तो मैं यहां पे ड्रॉ तो नहीं कर सकता, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं। देखो क्या करना है, सबसे पहले आप रूट 10 को ब्रेक करिए कि जिससे कि आपका पहला नंबर जो है वो लोएस्ट परफेक्ट स्क्वायर हो, और दूसरा जो भी क्या कहते हैं आपने ऐड करना है। देखो रूट 10 को आपने लिखा 9 प्लस 1, हर एक नंबर जो भी हो यहाँ पे रूट 10 को आप, अगर आपका रूट 7 होता है, फिर लिखते हैं रूट 6 प्लस 1, रूट 5 होता है रूट 4 प्लस 1, सबसे पहले उसे प्लस 1 और बचा हुआ नंबर लिख दीजिए। अब आप देखिए क्या इस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर एग्जिस्ट करता है, जो आपने पहला नंबर है रूट 9 को, आपको पता है रूट 9 का परफेक्ट स्क्वायर होता है 3। अगर नहीं होता तो आप मान लो अगर रूट 11 होता तो आप पहले लिखते हैं रूट 10 प्लस 1, फिर रूट 10 को लिखते हैं आप रूट 9 प्लस 1। जब तक आपका ये नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ जाता ये नंबर, आप ऐसे ही प्लस 1 करके लिखते जाते हैं। तो अब आपका ये आपका रूट 10 जो है वो सीधे आपको करना है रूट 9 प्लस 1। अब सब लेट्स ड्रॉ लाइन। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक लाइन खींच दी, आपने क्या किया, इसे लेबल कर दिया, ये यहां से स्टार्ट हो रहा है ओ। अब आप एक कंपास लेंगे, कंपास लेके आपने सबसे पहले जितना ये है 3 यूनिट, अब ये 3 यूनिट आपको जितना भी लेना है स्केल में, चाहे 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट, उस हिसाब से आपने यहाँ पे 3 मार्क कर लिया और ये पॉइंट को ले लिया ए। तो दिस इज योर 3 यूनिट। आप सेंटीमीटर मीटर में लिखिएगा, 3 यूनिट लिखिएगा, और यहां पे लिख दीजिएगा 1 यूनिट मैंने मान लीजिए ले लिया 2 सेंटीमीटर के बराबर। तो स्केल में ये जो रूलर है आपका, इसमें आप देखेंगे 6 सेंटीमीटर जहां पे भी होगा उसे मार्क करके आप कंपास खोल के यहाँ पे आर्क मार दी। अब सबसे अगला स्टेप क्या करेंगे, देखो ये आपका बन गया ये वाला पार्ट जी। तो इसीलिए मैंने कहा ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो आप जैसे 9 की जगह मान लीजिए आपका 10 होता, 10 को तो यहाँ पे नहीं बना सकते थे लेके, क्योंकि रूट 10 नहीं पता आपको, इसलिए पहले परफेक्ट स्क्वायर में पहुंचे। ये 9 हो गया, अब आपको करना है 1। तो आपने क्या किया, यहां से बनाया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यहां से एक परपेंडिकुलर एंगल बनाया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं परपेंडिकुलर एंगल बनाया, और फिर आपने यहां पे 90 डिग्री की एक लाइन बना दी। मान लीजिए लाइन बन गई सीधी, यहां पे मैंने एक लाइन बना दी। अब उस लाइन पे मैंने अगर 2 सेंटीमीटर 1 यूनिट लिया है, तो आपने स्केल से मेजर किया 1 यूनिट, और आपने फिर से कंपास लेके इसे कट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल ये आपका 1 यूनिट हो गया, मान लीजिए यहाँ पे ये इससे थोड़ा छोटा होगा, 3 यूनिट ये हो रहा है, मैंने मान लिया ये मेरा 1 यूनिट हो गया। अब जब ये 1 मिनट मिल गया, तो आपने यहां से रूलर लिया और आपने स्केल से इन दोनों लाइन को ज्वाइन कर दिया ऐसे। तो देखो ये 3 है, ये आपका 1 हुआ,
तो अगर आप देखोगे ये क्या है आपका 90 डिग्री, तो पाइथागोरस थ्योरम लग के ये क्या आ गया √10 आ गया √10 ये। लेकिन मुझे √10 कहां पे रिप्रेजेंट करना है, इस लाइन में, ये जो OM लाइन है इस पे रिप्रेजेंट करना है। तो मैंने क्या किया, कंपास लिया यहां से कंपास खोला, इधर पॉइंट रख के कंपास खोला और कंपास से एक आर्क ऐसे करके आप मार दोगे। ये जब आप कंपास खोल के अपनी आर्क मारोगे तो ये जो पॉइंट होगा ये पूरा का पूरा आपका √10 रिप्रेजेंट करेगा। सो दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट √10। बाई चांस आपको √11 करना होता तो ये √10 हो गया। अब यहीं से आप फिर से परपेंडिकुलर बनाते, ये आपका √10 मिल गया बेटा। अब √10 के बाद फिर से 1 बनाते, यहां पे आर्क मारते, फिर ज्वाइन करके आगे ले जाते, वो √11 होता। तो ऐसे हम लोग आगे करते रहते। दिस इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर √10 ऑन नंबर लाइन। तो आई होप ये क्लियर है। आगे हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन 9। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अब देखो ये क्वेश्चन चैप्टर 1 का सबसे इंपॉर्टेंट है। दिस इज द फेवरेट क्वेश्चन जो कि आता है, बिकॉज चैप्टर 1 में जो सबसे मेन कॉन्सेप्ट है दैट इज रैशनलाइजेशन। और हम लोग करते हैं रैशनलाइजेशन, जो आपने सीखा है दैट इज रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बेटा आगे जाके आप न्यूमिनेटर की भी रैशनलाइजेशन सीखोगे आगे, मतलब 11th 12th में। लेकिन अभी के लिए आपको डिनोमिनेटर रैशनलाइज करना होता है। तो आपको देखो क्वेश्चन दिया है √3 - 1 अपॉन √3 + 1 इज इक्वल टू a + b √3। सबसे पहला काम है मुझे ये पार्ट को सिंप्लीफाई करना है, और इस पार्ट को सिंप्लीफाई इस तरह से करना है कि ये वाला डिनोमिनेटर सबसे पहले रैशनलाइज हो। पहला काम, जब भी मुझे कोई भी इर्रेशनल नंबर दिया है तो मुझे डिनोमिनेटर रैशनलाइज करना होता है। दिस इज सबसे इंपॉर्टेंट। अब उस डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए अगर ये नंबर a + b है तो मैं a - b से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूं, अगर a - b है तो a + b, मतलब उसके उल्टे से मल्टीप्लाई करता हूं। तो मैंने क्या किया यहां पे, ये ऊपर तो आपको दिख रहा है √3 - 1 अपॉन √3 + 1। मैंने ऊपर नीचे √3 + 1 का उल्टा हुआ √3 - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। दिस इज इक्वल टू a + b √3। अब इसका फायदा क्या हुआ, जैसे ही मैंने ऊपर किया तो देखो ऊपर तो क्या है, ये सेम है, बिल्कुल सेम है दोनों। तो अगर ये बिल्कुल सेम है तो मैं ऐसे डायरेक्टली लिख सकता हूं, पहले √3 - 1 का होल स्क्वायर अपॉन नीचे है a - b a + b। हमेशा डिनोमिनेटर में यही आइडेंटिटी आएगी, विच इज a² - b²। यहां पे आपका a क्या है √3 और b क्या है 1, तो आपने नीचे लिख दिया √3 का स्क्वायर -1²। दिस इज इक्वल टू a + b √3। अब बच्चों ऊपर क्या लगा, a - b का होल स्क्वायर, वो अभी डिस्कस किया था, क्या फॉर्मूला होता है, a² + b² - 2ab। तो मैंने खोला, दिस इज √3 का स्क्वायर +1² - 2 इंटू √3 इंटू 1, यही होगा a²। दिस इज a² + b² - 2ab। ठीक है। अब आपने नीचे अपॉन में नीचे 3 का स्क्वायर, देखो √3 का स्क्वायर, जब भी किसी इर्रेशनल नंबर का स्क्वायर लिया जाता है तो आपका क्या होता है, रूट वाला पार्ट हट जाएगा। √3 का स्क्वायर हुआ 3, तो दिस इज 3 - 1 विच इज इक्वल टू a + b √3। अब आपने यहां से क्या किया, इसका स्क्वायर हुआ 3 + 1 - 2 √3 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू a + b √3। ये 3 + 1 हुआ 4 - 2 √3 अपॉन 2 इज इक्वल टू, अब देखो डिनोमिनेटर से आपका जो रूट था वो हट गया। दिस इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। अब आपने ये सेपरेट किया तो ये हुआ 4/2 -2 अपॉन 2 √3 इज इक्वल टू a + b √3। ये जितना सिंप्लीफाई हो रहा है ये किया तो ये आपका आएगा 2, ये कट जाएगा तो आपका यहां पे आ जाएगा इवेंचुअली 2 - √3 इज इक्वल टू a + b √3। अब देखो बेटा, अगर ये खाली रैशनलाइज करना तो ये आपका आंसर होता, लेकिन मुझे निकालना है a और b की वैल्यू। तो आपने देखो अब आपको क्या करना है, देखो रैशनल पार्ट को रैशनल पार्ट और इर्रेशनल पार्ट को इर्रेशनल पार्ट से कंपेयर करना है। तो आपने कहा देखो यहां से a जो है वो एक रैशनल है, क्योंकि यहां पे कोई भी रैशनल लगा, और यहां पे 2 है, तो आपने कहा देयरफॉर a इज इक्वल टू 2। अब ये जो पूरा पार्ट आपने उठाया, देखो या तो कंपेयर करो, अगर आपको नहीं आता तो आप क्या करो, देखो ये बचा हुआ पार्ट क्या है, यहाँ पे -√3। दिस विल बी इक्वल टू, यहां पे क्या होगा, इस पूरे पार्ट के बराबर होगा, विच इज b √3। यही है ना।
तो आपने क्या किया, -√3 इज इक्वल टू b√3, ये आपका पूरा कट गया, तो आपका a आ गया 2 और b आ गया आपका -1। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। इन केस अगर आपको ये नहीं भी करना होता, आप कंपेयर भी कर लेते डायरेक्टली, तो भी आप लिख सकते थे a2 हुआ, √3 और √3 सेम है, तो b में क्या बचा, -1 बचा, क्योंकि अगर आगे कुछ नहीं है तो 1। तो ये क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, इसके बहुत चांसेस होते हैं कि आपके पेपर में आएगा, तो प्लीज इस तरह के क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से करिएगा और कंपेयर करके ए और बी की वैल्यू लिख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं इस क्वेश्चन पेपर के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। फैक्टराइज, आपको पॉलिनोमियल दिया है px, जब पॉलिनोमियल को कोई नहीं किया, मैंने अपने मन से ले लिया 2x³ -5x² -19x + 42। दिस क्वेश्चन इज ऑफ 4 मार्क्स एंड दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आपके चैप्टर 2 का है, फैक्टराइजेशन का। अब देखो, आपने फैक्टराइजेशन के बहुत सारे फॉर्मूले भी पढ़े, लेकिन आप देखोगे कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा। तो ये वाला जो क्वेश्चन होता है, दिस इज ए स्पेशल क्वेश्चन टू फैक्टराइज क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में सबसे पहले क्या करेंगे, दिस इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल, ये मैंने नाम रखा हुआ है, क्यों, क्योंकि देखो अभी आपको सबसे पहला फैक्टर हिट एंड ट्रायल से निकालना है। हिट एंड ट्रायल से कैसे निकालेंगे, आपने मान लिया पुट x इज इक्वल टू 1, आपने जब 1 डाला तो देखो ये हुआ p ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 1³ -5 1² -19 इंटू 1 + 42। आपने सॉल्व किया तो ये है 2 - 5 -19 + 42। ये चेक किया, 42 + 2 इज 44। 44 में से आपका 19 -5 -19 कितना होगा, -24, तो आपका आ जाएगा 20। तो आपका देखो, अगर ये 0 नहीं है, मेरे को क्या करना होता है बेटा, कोई वैल्यू डाल के हिट एंड ट्रायल से पहला 0 निकालना है कि 0 क्या होगा। जैसे मैं x को 1 डाल रहा हूं, अगर ये पूरा का पूरा 0 आ गया होता तो मुझे ये पता चल जाता अगर x = 1 0 है तो आपका x - 1 इसका फैक्टर होगा। लेकिन तो आपने कहा x = 1 इज नॉट 0, तो ये तो क्वेश्चन खत्म, यहां पे x1 नहीं हुआ। अब 1 की जगह हम लोग क्या डाल सकते हैं, 2 डाल सकते हैं, आप -1 भी डाल सकते हो, 2 - 2 ऐसे पहले डाला जाता है 1, फिर -1, फिर 2, फिर -2, फिर 3, फिर -3, ज्यादातर इसमें आ जाता है हमारा 0, तो हम लोग x को 1 के बाद पहले 2 डाल लेते हैं, नहीं तो -1 से चेक करेंगे। अब मैंने क्या किया, पुट x = 2, तो आपका क्या हुआ, p ऑफ 2 इज इक्वल टू, यहां पे क्या हुआ, 2 × 2³ -5 × 2² -19 × 2 + 42। 2 का क्यूब हुआ 8 -5 × 4 -38 + 42। 8 2 कितना हुआ 16 -20 -38 + 42। बेसिक सिंप्लीफिकेशन, 16 - 20 कितना हुआ -4 -38 + 42 कितना हुआ +4 विच इज इक्वल टू 0। तो आपने कहा देयरफॉर p ऑफ 2 क्या हुआ, इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज x - 2 इज फैक्टर ऑफ px। तो आपने पहला फैक्टर देखो, x = 2 अगर 0 है तो ये उधर जाएगा, तो x - 2 क्या हो गया, फैक्टर हो गया। अगर x = -2 0 होता तो फैक्टर क्या होता, x + 2 होता। अब आपने यहां पे कहा x - 2 इज फैक्टर ऑफ px, अब आपने यहां पे डिवाइड किया इससे। अब देखो एक फैक्टर तो निकल गया, ठीक है, अब मुझे बचे हुए फैक्टर निकालने, तो मैंने क्या किया, लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसे लिखा यहां पे 2x³ -5x² -19x + 42, और यहां पे लिखा मैंने x - 2। अब आई होप आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड बेटा आता है, नहीं आता तो मैं आपको यहां पे रफ में समझा रहा हूं, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा क्या करना होता है। देखो सबसे पहले क्या होता है, इस पॉलिनोमियल को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दो। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो मैंने कहा क्यूब, फिर ये स्क्वायर है, फिर x है 42, वो सही है। अब सबसे पहले पिक दिस वन, जो आपका पहला यहां पे है, और यहां पे x को पिक करिए, x - 2 में से x को पिक किया, तो मैंने कहा 2x³ को x से डिवाइड करो, आपका आएगा 2x²। ये आपका क्वेश्चन का पहली वैल्यू होगी, आपने यहां पे 2x² लिख दिया। उसके बाद आपने क्या किया, 2x² जो भी ये यहां पे आया है, राइट, जो भी ये 2x² आया है
उसे आपने x माइनस टू से मल्टीप्लाई किया। तो जब आपने मल्टीप्लाई किया तो देखो आपने कहा 2x स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू विल बी इक्वल टू 2x क्यूब, इसे मल्टीप्लाई किया 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर। तो x क्यूब की टर्म को x क्यूब के नीचे और x स्क्वायर की टर्म को x स्क्वायर के नीचे लिखा, तो ये हुआ 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर। जब आपने ये लिख दिया तो नेक्स्ट पार्ट में आप क्या करोगे, इनको सब्ट्रैक्ट करोगे। आपने जब सब्ट्रैक्ट किया तो ये क्या हो गया माइनस और ये क्या हो गया प्लस। तो आपका क्या होगा, देखो ये कट जाएगा अपोजिट साइन। आपने देखो ये प्लस था तो साइन चेंज, सब्ट्रैक्ट करने में साइन चेंज होते हैं, तो ये प्लस था ये माइनस हुआ, ये माइनस था तो ये आपका प्लस हो गया। अब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर कितना होगा, माइनस एक्स स्क्वायर, बचा हुआ आपने एज इट इज नीचे उतार दिया। सेम मेथड मैंने दोबारा फॉलो किया। अब की बार मेरा यहां पे क्या है x माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पे क्या है वापस x, तो अब इसे डिवाइड किया तो आपका आ गया माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x विच इज इक्वल टू माइनस एक्स। आपने डिवाइड किया तो आपने यहां पे लिख दिया माइनस एक्स। अब फिर से मल्टीप्लाई किया माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस टू, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ आपका आ गया माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस ध्यान से करेगा प्लस 2x, तो यहां पे मैंने वापस लिख दिया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। फिर से एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर और एक्स के नीचे एक्स। अब बेटा ये चीज ध्यान रखना, जो आपका पहली टर्म है वो हमेशा कटती है। सब्ट्रैक्ट किया, दिस विल बी प्लस, साइन चेंज एंड दिस विल बी माइनस, ये कट गया। अब माइनस 19 माइनस 2, ये कितना आ गया आपका माइनस 21x प्लस 42। अभी भी आपने कहा देखो माइनस 21x है और इधर क्या है x है, आपने कहा फिर से डिवाइड होगा, तो आपने माइनस 21x अपॉन x किया, ये आपका आ गया माइनस 21, तो आपने ऊपर लिख दिया माइनस 21। अब ये जो माइनस 21 आया फिर से इसे आपने इससे मल्टीप्लाई किया, तो देखो डायरेक्टली कर रहा हूं मैं, माइनस 21 इंटू एक्स विल बी माइनस 21x और माइनस 21 इंटू माइनस 2 विल बी प्लस 42, तो ये मैंने इधर लिख दिया। साइन चेंज किया, प्लस माइनस, ये भी कट गया ये भी कट गया, आपका आ गया 0। अब बेटा एक चीज बहुत ध्यान से सुनना, ये एक तरह से चेकिंग है। अगर आप इसे, आपने कहा x माइनस टू इसका फैक्टर है, तो जब आप इसे डिवाइड कर रहे हो तो आपका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अगर ये नहीं आ रहा तो मतलब आपने कहीं पे मिस्टेक की है, क्योंकि अगर ये इसका फैक्टर है इसका मतलब ये पॉलिनोमियल इससे पूरा डिवाइड होना चाहिए। पूरे डिवाइड का मतलब क्या होता है, क्या होता है कि आपका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अब आपका क्या आया क्वेश्चन, 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 21, तो आपने कहा अब ये आ गया आपका 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 21। अब मैंने क्या किया, इसे आगे स्प्लिट किया मिडल टर्म स्प्लिट से, क्योंकि मुझे आपको फैक्टराइज मतलब मुझे इसके फैक्टर बनाने, तो एक फैक्टर तो मुझे मिल गया ये रहा x माइनस 2। अब अगले फैक्टर को बेटा इससे निकालने के लिए आपके, क्योंकि ये डिग्री 2 है, इसके दो फैक्टर होंगे, तो आपने क्या किया, इसे मिडल टर्म स्प्लिट किया, तो आपने कहा 2x स्क्वायर, इसे मैंने लिख दिया माइनस 6x प्लस 7x। आई होप आपको मिडल टर्म स्प्लिट आती है। 2 इंटू 1 42, 42 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 42 इज 2, 21, 2 से 3, 7। अब मुझे इसे ऐसे ब्रेक करना है कि माइनस 6 मिल सके, तो आपने माइनस x मिल सके, तो आपने ये 7 है ये 6 है, यू रोट माइनस 6x प्लस 7 माइनस 21। अब आपने यहां पे क्या किया, 2x कॉमन लिया, x माइनस 3 प्लस 7 कॉमन लिया, आपका बचा x माइनस 3। तो इधर से क्योंकि ये बिल्कुल सेम आ गया, एक फैक्टर ये हो गया और दूसरा फैक्टर आपका हो गया 2x प्लस 7। तो आपने कहा देयरफॉर ये दो फैक्टर आ गए 2x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस। तो देयरफॉर जो इवेंचुअली px है ये फैक्टराइज होकर आपका पहला फैक्टर था x माइनस 2, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू 2x प्लस 7। दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10। तो बेटा ये देखिए, ये 10 क्वेश्चन हमने किए। इन 10 क्वेश्चन में आपने चैप्टर 1 और 2 के काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट रिवाइज किए। मेरे ख्याल से आपको काफी चीजें समझ में आई होंगी। इस वाले क्वेश्चन में आपने कवर किया फैक्टराइजेशन फॉर क्यूबिकल। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हो क्यूब वाला, आप उसमें खाली ये करिएगा कि आप इसमें पहले हिट एंड ट्रायल लगाइए, पहला फैक्टर हिट एंड ट्रायल से निकालने के बाद फिर आप उसे आगे डिवाइड करके लॉन्ग डिवीजन से फैक्टर निकाल सकते हैं। अगला इसमें आपने सीखा रैशनलाइजेशन,
ये आपने नंबर लाइन की रिप्रेजेंटेशन सीखी। इसमें आपने सीखा हाउ टू कन्वर्ट अ डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग इनटू रैशनल नंबर। ऐसे ही बेटा क्वेश्चन 6 में आपने सर्ट्स के कॉन्सेप्ट सीखे, टू हाउ टू सिंप्लीफाई सर्ट्स, किस तरह से आप क्या कहते हैं उनको सिंप्लीफाई करके वैल्यू निकालेंगे। इसमें आपने फैक्टर थ्योरम के बारे में सीखा, किस तरह से फैक्टर थ्योरम को यूज करते हैं। दिस इज ए कॉन्सेप्ट जिसमें आपने जीरो ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में सीखा, और इसके पहले 3 में मैं पहले डिस्कस कर लिया आप लोगों ने क्या क्या सीखा है। तो इस 10 क्वेश्चन में हमने 10 नए कॉन्सेप्ट रिवाइज किए। दिस वॉज रिविजन टेस्ट 1। मेरा बस कहने का मतलब आपको यही है, रिवीजन टेस्ट 1 है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो ये कॉन्सेप्ट तो दोबारा रिवाइज होंगे ही। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे और चैप्टर भी ऐड होते जाएंगे, जिससे आपके हर एक चैप्टर बार बार रिवाइज होते हुए सारे जो कॉन्सेप्ट रह जाएंगे वो कवर हो जाएंगे। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है बेटा, ये जो पेपर है इसे आप दोबारा प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे आपको इसके कॉन्सेप्ट रिटेन रहे। आप नीचे लिंक में टेलीग्राम का चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आप पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं इस पेपर को। इसके अलावा इन केस अगर आपको किसी चैप्टर में कोई प्रॉब्लम है या आपको कोई पर्टिकुलर डाउट है, तो बेटा आप मेरे से ऑनलाइन 1-to-1 सेशन भी ले सकते हैं, विच विल बी ऑन वेरी नॉमिनल चार्जेस, जिसमें आपको अगर कोई पर्टिकुलर चैप्टर नहीं समझ में आ रहा तो मैं उसे ऑनलाइन आपको क्लियर कर दूंगा। नहीं तो इसके अलावा हम लोग रिवीजन टेस्ट जैसे से करेंगे, अगर उसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप व्हाट्सएप में मेरे से क्लियर कर सकते हैं, या कोई भी छोटा डाउट हो आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। तो बच्चों प्लीज जो भी नए आए इस चैनल पे लाइक का बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे आगे वीडियो लेक्चर आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे और ये हमारी रिवीजन जो है इसी तरह से बढ़िया तरीके से चलती रहे। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, आपको ये रिवीजन जो है वो हेल्पफुल लगी हो। अगर लगी हो प्लीज कमेंट में मुझे बताइए, और अगर किसी तरीके की भी प्रॉब्लम है तो भी बताइए, जिससे मैं उसे इंप्रूव कर सकूं। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, अगले रिवीजन टेस्ट में मिलते हैं और कई नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए, टेक केयर, हैव अ गुड डे बेटा।